सीधा आप शेयर में निवेश करना शुरू करें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आपको सीधे शेयर में निवेश करना चाहिए, या फिर आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा ही इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है बैंक एफडी का वो लेना चाहिए। तो 5 पॉइंट के ऊपर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रहेगा निवेश का निर्णय। जब सीधे शेयर में आप निवेश करते हैं तो आपको खुद ही ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कंपनी का शेयर लेना है और कौन सा बेचना है, और कब लेना है और कब बेचना है। तो ये डिसीजन आप खुद लेते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में जब आपने कोई पॉलिसी ये ले लिया, कोई भी म्यूचुअल फंड, तो फिर वो आपका जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी का लेना है और कौन सी में इसमें बेचना है। ये डिसीजन फिर आप नहीं लेते हो। एफडी के केस में ये बात लागू नहीं होती। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आप जब आप निवेश कर रहे हो। म्यूचुअल फंड के केस में वो फंड मैनेजर करता है, एफडी में लागू नहीं होता। मार्केट की जानकारी आपको अच्छी खासी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको कम जानकारी से काम चल जाएगा, क्योंकि आपका जो बंदा जो फंड मैनेजर है वो मार्केट की जानकारी लेके रखता है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। कमीशन, लेकिन कमीशन ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा क्रूशियल फैक्टर है ये जो डिसाइड करने में कि आपको खुद को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें एक मेन कारण ये भी है कि आपको यहाँ पे कोई कमीशन देना नहीं होता, जो कि आपको अच्छा खासा देना पड़ता है म्यूचुअल फंड के केस में। ये बहुत नॉमिनल 0.5%, 0.2% से लेके 2%, 2.5% तक जाता है म्यूचुअल फंड के केस में। अगर आप पैसिव फंड में लेते हो तो कम देना पड़ता है, अगर एक्टिव फंड में लेते हो तो ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट आपको म्यूचुअल फंड में कमीशन के तौर पे म्यूचुअल फंड कंपनीज को देना पड़ता है। ठीक है। एफडी के केस में अगेन ऐसा कुछ लागू नहीं होता। रिटर्न्स आपको कहाँ मिलेंगे? अगर सीधे शेयर निवेश करेंगे, अगर आपकी अच्छी खासी समझ आ गई है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। पैसे कम भी मिल सकते हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप की स्किल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली ये कम रहता है, क्योंकि वो आपको कमीशन वमीशन काटने के बाद जो आपके रिटर्न थोड़े से कम हो जाता है। एफडी में सबसे कम होता है, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट है। बिल्कुल टेंशन नहीं है, सेफ है। अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे लेना है शेयर्स, खुद ही करूंगा मैं, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो फुल सर्विस ब्रोकर की सर्विस लीजिए, या फिर डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विस लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक डायरेक्ट, या फिर कोटक सिक्योरिटीज, या फिर एचडीएफसी बैंक, ये फुल सर्विस ब्रोकर के प्रोवाइडर है। जबकि जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसे, ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर जो आपको सेविंग्स, ट्रेडिंग और डीमेट, ये तीनों सर्विस ये फुल सर्विस ब्रोकर आपको देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के केस में, क्योंकि वो बैंक वगैरह नहीं चलाते, तो सेविंग्स आपको रेगुलर कोई बैंक से खुलानी पड़ेगी, और ट्रेडिंग की और ये जो डिमेट की फैसिलिटी जो है वो आपको वो लोग दे देते हैं। अब जो ट्रेडिंग चार्ज और कमीशन जो है आपको फुल सर्विस में 0.5% तक देना पड़ता है। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर में ये 0% ही रहता है। कुछ कुछ केस में तो बिल्कुल देना नहीं पड़ता जब आप खरीदते हैं, और जब आप बेचते हो तो खाली 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन के आसपास देना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है। और यही कारण है कि डिस्काउंट ब्रोकर आजकल काफी पॉपुलर है। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको जो है वो कुछ सलाह टिप देते हैं, वो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। कभी कभी हो सकता है कि वो गुमराह भी कर दे। ठीक है, बट वो देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर ऐसी कोई एडवाइस नहीं देते। तो आपको अपने ही डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी आपने जब डिसाइड कर ही दिया है कि कुछ लेना है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भैया? आपको 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे: पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन। अगर तीन है, ये तीन है आपके पास, तो मुबारक हो, आप जो है अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात करूं तो मैंने कौन सा अकाउंट खुलवाया, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा। मैंने अब तक ना तीसरा, जो अभी अकाउंट चल रहा है मेरा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका फर्म का, लेकिन वो मेरा तीसरा अकाउंट है। ठीक है। इससे पहले मैं 2 फुल सर्विस ब्रोकर से अकाउंट खुलवा चुका हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ब्रोकरेज जो है वो चला जाता है आपकी जेब से। शेयर मार्केट से आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आपके ब्रोकर तो तगड़े पैसे कमाते ही हैं। तो इसलिए फिर मैंने जब शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट की, तो उस टाइम पे डिस्काउंट ब्रोकर्स का ऑप्शन था ही नहीं। ये सालों पहले की बात है। उस टाइम पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे वही होते थे। लेकिन आज फॉर्चुनेटली, आज नए निवेशक के लिए अच्छे खासे मौके हैं, जहाँ पे उनको एक डिस्काउंट ब्रोकर बहुत कम रेट पे मिल जाते हैं। और मैंने भी ऐसा ही कोई एक चूज किया है, और मैं उनके सर्विसेज से काफी हद तक संतुष्ट हूँ। तो आप भी सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। हमने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको फुल सर्विस लेना है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके हिसाब से आप अकाउंट खुलवा दीजिए। जब अकाउंट खुलवा दिया तो भैया आगे क्या करना है? तो जब आपने अकाउंट खुल दिया, आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो गलती होने की संभावना शुरुआत में ज्यादा रहती है। लेकिन कभी न कभी तो शुरुआत करनी है, तो आप करिए छोटी राशि के साथ, एक शुरुआत करिए, 1000, 2000, 5000 से शुरू करिए। इससे ज्यादा पैसे शुरुआत में ना डालिए। वो पैसे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो थोड़ा सेफली करेंगे तो अच्छा है।
ये बताया गया, रिसर्च से पता चला है कि लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश जो है वो ज्यादा रिटर्न देता है, और ये काफी हद तक सुरक्षित भी है। जब आप फ्रीक्वेंटली लेते, आज लिया कल बेचा, परसों फिर खरीदा फिर बेचा, तो उसमें आपका जो जो शेयर मार्केट को लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो गैम्बलिंग है, वो सिर्फ तब सही है जब आप इस तरह की फ्रीक्वेंट इन और आउट होता है। अगर आपने अभी ले लिया और 20 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, तो ये काफी हद तक एफडी जितना ही सुरक्षित भी है, अगर आपने सही कंपनी में सही टाइम पे निवेश किया है तो। शुरुआत में निफ्टी 50 की टॉप की जो 50 कंपनी है उसी में निवेश करना अच्छा विचार हो सकता है। अनुभव मिलने के बाद दूसरी कंपनीज में निवेश आप कर सकते हैं। सिर्फ बीएससी में अंदाजित 500 कंपनीज है, तो आप कौन सी कंपनी में निवेश करें भाई, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो अच्छा खासा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में ये सबसे बचने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, टॉप की 50 कंपनी आइडेंटिफाई कर लो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालना शुरू कर दो। 2 महीना, 5 महीना, 10, 6 महीना देखो, जब आपकी समझ आने शुरू हो जाए फिर आप बाकी कंपनी में रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। वॉरेन बफेट जो कि जाने माने इन्वेस्टर है, आप जब भी समय मिले उनके बारे में पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, वो खुद क्या बताते हैं, उनकी वीडियोस अगर आप देखिए तो आपको काफी हद तक वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो कहा जाता है कि उनसे बड़ा इन्वेस्टर अब तक पैदा नहीं हुआ, और वही इस दुनिया के तीसरे या चौथे नंबर के सबसे रिच आदमी है, और ये पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से ही कमाया है। उनकी 99.5% इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स में ही है। पैनी स्टॉक्स जो 1 रुपए 2 रुपए में मिलने वाले स्टॉक्स है, भैया इनसे दूर रहिए। ये आपको लगेगा सस्ते में 1000 2000 मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उसमें रेट बढ़ेंगे भी, कभी कभी 1 रुपए का शेयर 4 रुपए का हो जाता है, आपको लगता है अरे ये तो 4 गुना हो गया, लेकिन वो 4 रुपए से फिर 1 रुपए भी कभी भी हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो बेटर है कि इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी के सुझाव पर चार्ज ना लें, रिसर्च खुद करें उसके बाद ही लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैंने अटैच की है कॉन्ट्रैक्ट कॉपी आपके रेफरेंस के लिए, भाई कैसी होती है ये मैंने किसी एक तारीख को लिए थे, ऑयल इंडिया के शेयर लिए थे, 3 मैंने शेयर लिए थे, दो अलग अलग रेट पे, 82 रुपीज में 2 शेयर लिए थे, और 81 रुपये 80 पैसे में 1 शेयर लिया था, तो ये 245.80 तो शेयर का ही पैसा हो गया। बाकी मुझे अलग से सिर्फ 4 पैसे देने पड़े, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक पैसा मुझे देना पड़ा टैक्सेबल वैल्यू जो है सप्लाई ब्रोकरेज का, ये 1 पैसा जो है वो क्लियरिंग चार्जेस का है, ठीक है ना, और ये 2 पैसा कुछ दिख रहा है, ये है स्टैंप ड्यूटी का। इसके अलावा मुझे और कुछ देना नहीं पड़ा, ये 4 पैसा ही देना पड़ा, तो ये फायदा है जो मैं बता रहा था, अगर आप सही ब्रोकर चुनते हैं तो। ये मेरा छोटा वीडियो था आपको हेल्प करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।